अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 602 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की। हमारे पास जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल है हमारे पास वकार सिद्धू की। तो सबसे पहले तो इन्हें थैंक्स कि ये हमें पास पेपर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम प्रिपरेशन कर सकें। उसके बाद ये कि इसमें से मुझे जो चंद एक क्वेश्चंस लग रहे थे कि गलत लगे हुए हैं वो मैंने करेक्ट किए हैं, और बाकी भी जो डिटेल है आपके नोट्स के अकॉर्डिंग वो इसमें पुट की है। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे डिटेल से, उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसे जो है सॉल्व करेंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं जो है बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी। एक से ज़्यादा पार्ट्स होंगे, बाकी पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन डैश क्वांटिटी। अगर दो आपके पास वेक्टर्स हैं, उनका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइंस्टाइन अमंग अदर वेल नोन नेम्स इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेंटेन्स दैट स्पेस एंड टाइम आर merely डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डैश थिंग। कहते हैं कि आइंस्टाइन एक बहुत फेमस नाम है जिसके बारे में हम जानते हैं। कहते हैं कि उसकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहता है अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि स्पेस और टाइम जो है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पेस और टाइम जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एक ही चीज़ के। यहाँ उससे मिस किया हुआ है कि यहाँ क्या आएगा, तो वन थिंग आएगा। यानी कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहता है कि जो टाइम और स्पेस हैं ये सेम एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये उसने कहा हुआ है कि कितनी चीज़ों के दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, तो एक ही चीज़ के। ठीक है, तो सेम थिंग, ओके, सेम थिंग। अब ये है कि इसने तो ये कहा था साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने, कि दोनों जो हैं वो एक ही थिंग के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे कहा था कि नहीं, जो टाइम है इसमें हम बैकवर्ड नहीं जा सकते, लेकिन स्पेस में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जा सकते हैं। तो इनमें जो है वो डिफरेंस है। ये भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या इख्तलाफ किया था या उन्होंने अपने क्या राय दी थी, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, OpenGL इज़ बिल्ट फॉर compatibility across hardware and operating systems. This architecture makes it easy to port OpenGL program from one system to another while each operating system has dash requirements. यहाँ OpenGL की बात कर रहा है। कहता है कि OpenGL है जो वो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में कंपैटिबिलिटी बिल्ड करता है। तो OpenGL एक्चुअल में क्या है? OpenGL ये है, हमारे पास ग्राफिक लाइब्रेरी है। ये एक लाइब्रेरी क्या होती है, नॉर्मली आपको अगर किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए हो तो आप लाइब्रेरी में जाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से आपको जो है बुक्स के ज़रिए नॉलेज मिलेगा। तो ये आपके पास ग्राफिक लाइब्रेरी है। ये भी बिल्कुल इसी तरह होता है, ग्राफिक्स के फंक्शन इसके अंदर सेव होते हैं और आप इसकी हेल्प से जो है वो ग्राफिक्स का काम जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास लाइब्रेरी है OpenGL, ये मल्टीपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर यूज़ हो जाती है। ठीक है, आप इसे एंड्रॉयड पर यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ पर यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ों पर, मुख्तलिफ जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन पर यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है ये यूज़ तो हो जाती है, लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम की डैश रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता है कि अगर ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ हो जाएगी तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपका आंसर जो है वो यूनिक आएगा कि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ हो जाती है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी कि अगर आपने एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में लगाना है तो उसके लिए आपको दूसरे सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो इसलिए यूनिक इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज। कहता है कि डिस्टेंस के ज़्यादा कर देने से अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लाइट अटेन्यूएशन कहते हैं। लाइट अटेन्यूएशन एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी जगह पे जहाँ आप लाइट फॉल करवा रहे हैं वहाँ लाइट की इंटेंसिटी का कम हो जाना जो है वो लाइट अटेन्यूएशन होती है। इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, इसकी रीज़न डिस्टेंस का इंक्रीज़ होना हो सकता है, या आपकी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और वहाँ तक पहुँच के कम हो रही है, या लाइट का स्कैटर होना, कुछ भी इसकी रीज़न हो सकती है। लेकिन ये है कि आपकी लाइट का जो है, लाइट की इंटेंसिटी का कम होना, वो हमारे पास लाइट अटेन्यूएशन होती है। तो यहाँ उसने हमें कहा है, रीज़न एक बताई है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा हो और उसकी वजह से लाइट कम हो रही है तो वो क्या होगी, वो भी हमारे पास लाइट अटेन्यूएशन ही होगी। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस इट्स गुड आइडिया टू सबडिवाइड मोर ऑन द सिलआउट एजेस देन इन द इंटीरियर। कह रहा है कि अगर आपने किसी इमेज की हाई क्वालिटी लेनी है, आप चाहते हैं कि आपको इमेज हाई क्वालिटी में मिले, तो उसके लिए अच्छा आइडिया ये है कि आप जब उसको सब डिवाइड कर रहे हों उस इमेज को, तो उसको आप सिलआउट एजेस में डिवाइड करें, ना कि दरमियान से डिवाइड करें। ठीक है, तो कहता है कि इफ़ द सरफेस इज़ टू रिलेटेड टू रिलेटिव टू द आई दिस इज़ टफर टू कीप मूविंग। सिलआउट एजेस अकर वर द डैश आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। एक्चुअल में वो पूछना चाह रहा है कि सिलआउट एजेस क्या होते हैं। सिलआउट एजेस कहाँ वाक़ होते हैं, जहाँ पे डैश आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, जहाँ पे क्या चीज़ जो है वो वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है व्यू पॉइंट से। तो इस चीज़ को जो है ये आपके पास ऑलमोस्ट 5 to 6 पॉइंट्स हैं। अगर आपको इमेज जो है वो अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आपके नोट्स में हैं यहाँ, ये लेक्चर 39 में लिखे हुए हैं, तो मैं आपको ये सारे के सारे जो हैं बता देती हूँ क्या है, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सके। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने शो करवाना होता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो है वो हमें अच्छे से नज़र आए। यूँ समझ लें जैसे हम अपनी स्क्रीन पे हमने अपनी पिक्चर को पिक्सल्स में डिवाइड किया होता है, वो पिक्सल भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, तो हमने अपनी पिक्चर को पिक्सल में डिवाइड किया होता है। तो अगर आपने लेक्चर्स देखे हों तो वहाँ हमने देखा था कि हमने जब भी अपनी किसी रियल ऑब्जेक्ट को दिखाना होता है इमेज की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं, सब डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम उसे जो है वो इमेज की फॉर्म में शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वो ये कह रहा है कि आपने अपनी इमेज को जो डिवीजन करनी है की पॉलीगॉन ओरिएंटेशन कॉन्सिस्टेंट, यानी कि आपने जो करनी है वो बाहर से जब आप देखें पिक्चर को तो वो पिक्चर आपको एक ही लग रही हो। ऐसा ना हो कि वो डिवीजन के बाद आपको जो है वो लग रही हो कि ये इधर वाला हिस्सा किसी और चीज़ का, इधर वाला किसी और चीज़ का, यानी कि पूरी की पूरी पिक्चर जिसे आपने डिवाइड करना है या तो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, एक ही तरफ जो है वो आपको उस पर कंसिस्टेंसी हो। नेक्स्ट पॉइंट वो ये कह रहा है कि जब भी आपने अपनी पिक्चर को डिवाइड करना है, अपने ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, तो आप ध्यान रखें कि आप उसे जो है वो ट्रायंगल की फॉर्म में डिवाइड करें। ठीक है, ट्रायंगल्स जो हैं वो कह रहा है कि नॉर्मली आपके ट्रायंगल जो हैं वो फ्लैट होंगे अपनी जगह पे। ठीक है, जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो हर ट्रायंगल फ्लैट होगा। लेकिन अगर आपकी इमेज जो है या आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइड्स जो हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यानी कि फ्लैट, आपके ट्रायंगल्स फ्लैट नहीं रहते। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ट्रायंगल्स की फॉर्म में डिवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो कह रहा है कि आपकी जो इमेज होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक तो ये कि आपकी इमेज जो है वो दिखने में कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और सेकंड चीज़ ये होती है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी स्पीड से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको किसी एक पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर तो आप अपनी पिक्चर के बहुत ज़्यादा जो है वो उससे सब डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, अगर तो आप सब डिवीज़न
थोड़ी करते हैं तो आपकी पिक्चर जो है वो जल्दी डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप सब डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो सब डिवीजन जब आप बहुत ज़्यादा करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी तो जाहिर है अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर डिस्प्ले होने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट में वो ये कह रहा है कि आप अपने हिसाब से जितनी आपको इमेज की क्वालिटी और स्पीड चाहिए उस तरह से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज चाहिए तो गुड आइडिया ये है कि आप अपनी इमेज को एजेस से डिवाइड करें बजाय कि इंटीरियर से। ये देखिए यहाँ वो बता रहा है कि सिलहाउट एजेस से उसे डिवाइड करें, ना कि इंटीरियर से। इसका क्या मतलब है, आपकी जो भी एक इमेज है, या यूँ समझ लें कि आपने एक ट्रायंगल को और ज़्यादा ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, तो बजाय ये कि आप उसे सेंटर से डिवाइड करें, वो ये प्रेफर करते हैं कि आप उन्हें एजेस से डिवाइड करें। और वो यहाँ कह रहा है कि आप उसे सिलहाउट एजेस से डिवाइड करें। सिलहाउट एजेस क्या होते हैं, देखिए जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो जो आपके सामने हिस्सा होता है, वो जो एज आपके सामने होगा वो सिलहाउट एज होगा। यूँ आपके यहाँ जो है कि नॉर्मल, आप जब किसी को देखते हैं और उसका जो नॉर्मल है, या जो यूँ ही समझ लें कि जो सरफेस आपके सामने होगी वो आपका सिलहाउट एज होगा। तो वो कहता है कि बजाय इसके कि आप अपनी ऑब्जेक्ट को दरमियान से, इंटीरियर से उसे डिवाइड करें, प्रेफर ये किया जाता है कि आप उसे सिलहाउट एजेस से डिवाइड करें। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन था। वो ये देखें पूछ रहा था कि आपका जो यहाँ उससे पूछा था सिलहाउट एजेस हैं क्या, कि सिलहाउट एजेस कहाँ होते हैं। वेयर डैश द परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम द सरफेस टू द व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट यानी कि जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ से यहाँ नॉर्मल वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फ्रॉम द सरफेस पॉइंट। जहाँ पे आप देख रहे हैं वहीं से नॉर्मल वेक्टर अगर आपके परपेंडिकुलर है तो आपका जो है वो सिलहाउट एजेस होंगे। तो हमें ये प्रेफर किया जाता है कि हम अपनी पिक्चर को सिलहाउट एजेस से डिवाइड करें, ना कि इंटीरियर से। और अगला पॉइंट ये है कि वो कहता है कि आप अपनी जब भी किसी मॉडल को डिवाइड करें तो उसे टी शेप ना दें। टी शेप देने से क्या होगा कि टी शेप देने से ना क्रैक्स और गैप्स नज़र आने लग जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखें यहाँ उसने एग्जांपल दिखाई हुई है। ये देखें यहाँ पे अगर उसने टी शेप दी है तो यहाँ जो है इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर आपको क्रैक्स नज़र आएंगे आपके ऑब्जेक्ट में। आप कोशिश करें कि टी शेप ना दें, या इस तरह जो है उसे कंप्लीट कर दें, या कोई भी शेप चेंज कर दें, लेकिन टी शेप मत दें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर आप कोई क्लोज शेप बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके स्टार्ट और एंडिंग वाले जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेम हों, वरना आपकी शेप में क्रैक्स और गैप्स आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स इस तरह होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सर्कल बनाना है तो जाहिर है सर्कल जब आप बनाएंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करके तो वापस यहाँ पे बंद करेंगे तभी क्लोज शेप बनेगी ना। तो इसका मतलब है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हुआ उसके दोनों के पॉइंट सेम होंगे। मसलन अगर हम कह लें कि x भी 2 था और y भी 2 था, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग जहाँ से की थी वहाँ भी x और y 2 होंगे, और जहाँ एंडिंग की है वहाँ भी x और y 2 होंगे। तो वो ये बात कह रहा है कि जब आप क्लोज शेप बनाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो, वरना आपकी जो शेप है उसमें आपको गैप्स या क्रैक्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A 20-sided approximation to a sphere doesn't look good unless the image of the sphere on the screen is quite dash, but there is an easy way to increase the accuracy of the approximation। कहता है कि अगर आपके पास एक शेप है, ठीक है, और उसकी आपने जाहिर है उसके छोटे छोटे वो किए हुए हैं, लेकिन वो जो स्फेयर है, एक स्फेयर है और उसके आपने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और उसकी 20 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, तो जाहिर है वो अगर आप उस इमेज को बड़ा करके देख रहे हैं और आपको उसकी 20 साइड्स नज़र आ रही हैं तो वो कोई अच्छा स्फेयर तो नहीं लग रहा होगा ना। स्फेयर है तो उसे स्फेयर ही लगना चाहिए, उसकी अगर आपको 20 साइड्स नज़र आएंगी तो बिल्कुल भी स्फेयर नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि ये अच्छा नहीं लगता हमें स्फेयर 20 साइडेड, ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेशन उसकी 20 साइडेड हों तो। कब
unless the image sphere on the screen is तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक हम उस तस्वीर को क्या करें। देखिए, हम एक तस्वीर को देख रहे हैं, तो वो तस्वीर अगर हम किसी तस्वीर को जूम करके देखेंगे तो वो हमें उसके पिक्सल जो हैं, यूँ समझ लें कि अगर आपके पास लो क्वालिटी की पिक्चर है और आप उसे किसी बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको वो हर जो है उसका पिक्सल या उसके गैप जो है वो नज़र आ रहे होंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उस पिक्चर को स्मॉल करके देखें, आप उसे किसी छोटी स्क्रीन के फ़ोन जो है फ़ोन में डाल के उस पिक्चर को देख लें तो वो आपको अच्छी लग रही होगी। तो यही बात वो कर रहा है, कहता है कि अगर आप स्फेयर को एक देख रहे हैं और वो आपको 20 साइडेड नज़र आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता जब तक कि आप उस इमेज को क्या करें, स्मॉल ना कर दें। अगर आप उस इमेज को स्मॉल करके देखेंगे तो तब तो वो अच्छा लग ही सकता है। तो कहता है अनलेस द इमेज ऑफ द स्फेयर ऑन द स्क्रीन इज़ क्विट स्मॉल। तो अगर आपको जो है वो स्फेयर की साइड्स नज़र आ रही हैं तो आप उसे छोटा कर देंगे तो वो सही लगने लग जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि आपके पास से एक और मेथड भी है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है वो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप अपना जो स्फेयर है जिसके आपको ये 20 साइडेड नज़र आ रही हैं, अगर आप उससे और सब डिवाइड कर दें, ठीक है ना, आप उसे और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आपको वो बड़ी पिक्चर ही, आपको फिर उसे छोटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बड़ी पिक्चर ही आपको जो है वो नज़र आने लग जाएगी एक अच्छी फॉर्म में, हाई क्वालिटी में, और वो आपको स्फीयर, वाकई स्फीयर नज़र आने लग जाएगा। ये मैंने साथ में पेज नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं, यही डिटेल आपको नोट्स पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिकर्सिव डैश टेक्निक कैन बी यूज फॉर अदर टाइप ऑफ सर्फेसिस, टिपिकली द recursion and either if a certain depth is reached or if some condition on the curvature is satisfied। तो क्वेश्चन ये है कि अदर टाइप्स ऑफ सर्फेसेस जो होती हैं उनके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास रिकर्सिव सब डिवीजन टेक्निक होती है, ये तो आपको एज इट इज़ नाम ही याद करना पड़ेगा। तो ये रिकर्सिव सब डिवीजन टेक्निक होती है जो हम अदर्स टाइप ऑफ सर्फेसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी हेल्प होती है इनसे तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब किया करेंगे, मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि ठीक है आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, मुझे अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये मोटिवेशन ज़रूर दिया करें अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट बुक्स के भी जो है वो वीडियोस अपलोड करूं और इस तरह के लेक्चर्स भी बनाऊं। और ये कि ग्रुप अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर Dictionary of fractals is defined as being derived from the Latin word dash meaning broken, various extremely irregular curves or shapes that repeat themselves at any scale on which they are examined। यहाँ पर वो वर्ड फ्रैक्टल की बात कर रहा है। फ्रैक्टल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ब्रोकन, ठीक है, यानी कि पीस किए हुए। फ्रैक्टस वर्ड है जिसका मीनिंग ब्रोकन होता है, ठीक है। तो फर्स्टली तो यहाँ पे उसने आपको फ्रैक्टस पूछा हुआ है कि वो क्या वर्ड है जिसका मीनिंग जो है वो ब्रोकन होता है। तो इट्स अ फ्रैक्टस, फ्रैक्टस वर्ड का मीनिंग जो है वो ब्रोकन होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये किसी शेप को बनाने के लिए एक ही शेप को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे हम फ्रैक्टस कहते हैं। यानी कि आपको ये एक शेप को बार बार जब रिपीट करते हैं तो आपके पास कोई एक नई शेप बन जाती है। इसकी एग्जांपल है पेज 355 पे आपके नोट्स में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ अगर हम एक स्क्वायर ले लें, ठीक है, और इस स्क्वायर को बार बार रिपीट करके हम ये बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है, हमने एक ही स्क्वायर को बार बार उसे रिपीट किया, यूँ समझ लें कि एक स्क्वायर हमने कॉपी किया और उसे यहाँ 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 पेस्ट करके तो हमने ये बना दिया। इसी तरह हम स्क्वायर की मदद से ये भी बना सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर आप देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये इस तरह से था, तो एक दूसरा ट्रायंगल हम इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। ओके हो गया। तो इस तरह ट्रायंगल लगाने से हमारे पास आप देखेंगे कि ये जो है 6 कॉर्नर वाला स्टार सा बन जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे एक और लगा दिया।
अब क्या करेंगे कि जितनी भी ये आउटलाइन है ये वाली जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा इस चीज़ को, ठीक है, और इसी तरह इसको और इसको, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से जो है वो स्टार बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम दोबारा ट्रायंगल को ही रिपीट करते जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर आप यहाँ देखें तो ये चीज़ ये चेक करें, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल को दोबारा रिपीट करते जाएं ये हमारे पास इस तरह से बना था, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक और ट्रायंगल लगा दिया, एक यहाँ पे ट्रायंगल लगा दिया, इसी तरह देखिए हमने सब पे सिर्फ ट्रायंगल यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह फिर हम इसके ऊपर भी जो है वो इस तरह ट्रायंगल लगा देंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप बन जाएगी। तो ये देखिए हमने सिर्फ ट्रायंगल की मदद से ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सी शेप बना ली है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, जो हम एक शेप को दोबारा रिपीट कर कर के आगे शेप्स बना रहे होते हैं, तो इसको हम, ये हमारे पास फ्रैक्टल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टस, ये जो फ्रैक्टल्स वर्ड है ये फ्रैक्टस से निकला है और फ्रैक्टस का मतलब है ब्रोकन, ठीक है। तो यही उसने पूछा हुआ है कि किसका मतलब है ब्रोकन, तो फ्रैक्टस का मतलब है ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि द डैश इज मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल डैट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी सेल्फ सिमिलैरिटी। कहता है कि ये यही जिसकी हमने अभी बात की है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कहता है इसकी हमें सेल्फ सिमिलैरिटी, इसे सेल्फ सिमिलैरिटी हुई ना कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है, तो इसकी हमें सिंपल एग्जाम्पल कहाँ पे मिलती है। वो आपको ये क्वेश्चन सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछ सकता है, या वो आपको ये भी कह सकता है कि इसकी हमें रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल कहाँ मिलती है। तो अगर हम यहीं नोट्स पे जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है, ठीक है। ये देखिए ये फर्न्स एक जो है वो यूँ समझ ले पत्ता, एक वो है पौधा है, दरख्त है जिसके पत्ते हैं ये, तो ये एक पत्ता है। अगर आप देखें तो ये एक पत्ते की जो शेप है ये इस तरह से शेप है ना, ठीक है, इस तरह से शेप है, और यही शेप का पत्ता जो है ये इसकी हर एक पॉइंट पे लगा हुआ है, और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी आपको यही शेप जो है वो रिपीट होती है, देखें ये नज़र आएगी। तो ये जो ये एक पूरा पत्ता है ये आपको एक ही शेप को बार बार रिपीट करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका नाम फर्न होता है। ये आपको मैं बता रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है जैसे उसने पूछा हुआ है, और ये भी कह सकता है कि रियल वर्ल्ड में हमें ऐसी एग्जाम्पल कौन सी नज़र आती है। ये देखे यहाँ बहुत जूम करके उसने दिखाया हुआ है कि एक ही चीज़ जो है वो बार बार आपको रिपीट होती नज़र आ रही है। तो इसको यहाँ हमारे पास फर्न है और ये इसी की एग्जाम्पल है जो हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है, फ्रैक्टल्स वाला। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड सीन फॉर व्यूइंग इज एनालॉग टू टेकिंग अ फोटोग्राफ विद अ डैश। कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस का, यानी कि आपने एक सीन जो है उसे क्रिएट करना है तो वो कैसा है, ठीक है। एक सीन आप जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो किस से रिजेम्बलेंस रखता है, तो वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखता है जैसे एक फ़ोटोग्राफर जो है कैमरा के ज़रिए पिक्चर को कैप्चर करता है, उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में एक सीन को लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये किससे रिजेम्बलेंस करता है कि फ़ोटोग्राफिंग जो होती है कैमरा के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैमरा, यानी कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फ़ोटोग्राफ जो है वो कैमरे के साथ कैप्चर की जाती है, बिल्कुल उसी तरह का ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किसी सीन को क्रिएट करना। ये देखें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है, अगर आप देखें तो यहाँ उन्होंने इस साइड पे जो है वो आपको कैमरा दिखाया हुआ है और इस साइड पे कंप्यूटर दिखाया हुआ है, यानी कि ये वो चीज़ है जिसकी वो बात कर रहा है सीन क्रिएट करने की, और ये वो चीज़ है जिससे हमने रिजेम्बलेंस दिखानी है। तो देखिए जिस तरह एक कैमरा होता है और एक उसका मॉडल होता है और वो उस मॉडल को कैप्चर कर लेता है और अपने अंदर जो है लेंस के ज़रिए उस पिक्चर को ये देखें सेव कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह ये देखें इसने क्या किया है कि पिक्चर जो थे आपका मॉडल था 3D था उसे ये 2D के अंदर ले आया, ठीक हो गया। तो इसी तरह इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक इमेज होती है और उसे आप जो है वो शो करवाते हैं किसी जगह पे, ठीक है। ये देखें जैसे प्रोजेक्शन करवाते हैं तो आपको वो जो आपका मॉडल होता है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो चली है, तो हम एक दो क्वेश्चंस और करके इसे वाइंड अप कर देते हैं।
बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में सॉल्व कर लेंगे, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको समझ आ रही है इन चीज़ों की तो आप नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं लिंक के ज़रिए से, ठीक है। और आई होप चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है इन ऑर्डर टू गेट अ मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइटिंग we'll need to understand how light pass through a medium and how hitting the boundary layer at the dash light properties। कहता है कि अगर हम किसी लाइटिंग को रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और वो क्या चीज़ें हैं, देखिए वो कह रहा है वो क्या चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लाइट जो है वो किसी मीडियम के अंदर से पास किस तरह करती है, ठीक है। और दूसरी ये है कि वो किसी बाउंड्री को जब हिट करती है, हाउ हिटिंग द बाउंड्री लेयर एट द डैश, और डैश के आगे अगर आप देखें तो डैश ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम की किस चीज़ को वो जब हिट करती है। तो अब अगर मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि दो चीज़ों की अगर हम बात करें तो दो चीज़ों की किस चीज़ को, तो ये जो उनका सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे वो दोनों मिल रही होती हैं, ठीक है ना, इसी चीज़ को जब हिट करती हैं जिसे हम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ये है कि जब वो किस चीज़ की बाउंड्री को हिट करती है जहाँ पे दो जो है वो चीज़ें मिल रही होती हैं, उनके इंटरसेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हिट करती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इन ऑर्डर टू गेट ये होगा कि अंडरस्टैंड हाउ लाइट पासिस थ्रू द मीडियम, कि वो मीडियम से पास कैसे करती है, एंड हाउ हिटिंग द बाउंड्री लेयर एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू मीडियम, के यहाँ जहाँ पे दो मीडियम जो हैं वो मिल रहे हैं उसके इंटरसेक्शन पे जब वो हिट करती है तो क्या होता है। आप समझ सकते हैं दो मटेरियल्स का इंटरसेक्शन, जैसे हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास हवा है और उसके बाद आगे पानी स्टार्ट हो जाता है और हम एक लाइट जब इस तरह मारते हैं तो आपको पता है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। वो इसी वजह से होती है कि वो दो जो मीडियम्स हैं उन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही होती है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो तरह के जो हैं वो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। तो लाइटिंग को अगर आप ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी रिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए, और वो जब किसी मीडियम से पास करती है तो उसके किस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, जब वो दो मीडियम के इंटरसेक्शन पर जो है वो फॉल करती है तो उसके क्या रिएक्शन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मेक्स दिस रियली चैलेंजिंग टू मॉडल इज दैट द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मोस्ट मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ द डैश ऑफ द लाइट, and this mean that not only is there a shift in the angle of refraction but that is the shift is different for differing dash of light। यानी कि इसमें वो आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दो उसने फिलिंग जो है दो ब्लैंक्स दी हुई हैं जिनको आपने फिल करना है। तो वो पहला क्वेश्चन ये है कि जो रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्शन होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, और दूसरा ये है कि जब रिफ्रैक्शन होती है तो एंगल तो चेंज होता है, दूसरी चीज़ क्या साथ में चेंज हो रही है। तो रिफ्रैक्शन जो है ये आपकी वेव लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है, वेव लेंथ चेंज होती है तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो हमारे पास होगा वेव लेंथ, कि वेव लेंथ जो है रिफ्रैक्शन जो है वो वेव लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है। तो जाहिर है जब रिफ्रैक्शन चेंज होगी तो उसके साथ वेव लेंथ भी चेंज होगी, यानी कि जब वो वेव लेंथ पे डिपेंड कर रही है तो वेव लेंथ चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन भी चेंज होगी। तो आपके दोनों आंसर जो है वो वेव लेंथ ही होगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।